तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से 5G सेवाओं को लॉन्च कर दिया है। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया। तो वहीं वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से सीएम योगी ने वर्चुअली जुड़कर इस आयोजन में शिरकत करी है। सीएम योगी ने कहा कि 5G सेवाएं दुनिया को बदल कर रख देंगी। टेक्नोलॉजी से हम मजबूत होने वाले हैं। 5G सेवा आज से वाराणसी समेत देश के 8 शहरों को मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नए भारत को आज से 5G की गति मिल रही है। इनोवेटिव उड़ानों को नया आकाश मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर एग्रीकल्चर, जीवन के किसी भी क्षेत्र में बदलाव जरूर होता है और जरूरी भी होता है। हमें इस ताकत का एहसास हुआ जब ऑनलाइन एजुकेशन से छात्र छात्राओं को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद मिली। सरकार ने 2020 में अभ्युदय की सुविधा लॉन्च की। इसका सीधा लाभ युवाओं को मिला। 2 करोड़ युवाओं को मोबाइल और टैब उपलब्ध कराने का काम भी जारी है। हम हर ग्राम पंचायत को इंटरनेट की हाई स्पीड सुविधा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वहीं देश में लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन लगभग तेज भी हो गया है और शुरू भी। ऐसे में सभी पार्टियां हर स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए देश प्रदेश में पार्टी के नेतृत्व का चुनाव कर रही हैं। खासकर यूपी की अगर बात करें तो सभी पार्टियों का अलग ही फोकस होता है। बीजेपी, सपा के बाद अब कांग्रेस ने भी यूपी में अध्यक्ष पद का चुनाव करा दिया है। कांग्रेस ने ब्रजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ब्रजलाल खाबरी जालौन से सांसद रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक अध्यक्ष के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्षों का भी फॉर्मूला तय किया है, जिसमें अध्यक्ष के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी घोषित किए गए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, नकुल दुबे को प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। विनोद चौधरी, योगेश दीक्षित, अनिल यादव को भी प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो खाली चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इस बार रणनीति में तब्दीलियां कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्षों को भी तैनात किया गया है। तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया और मंदिर घूमने के साथ ही ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ के समाधि मंदिर पर पुष्पांजलि भी अर्पित की है। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भटहर सीएचसी पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण भी करते नजर आए। आज गोरखपुर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम का अभी हमने निरीक्षण किया है। बहुत बेहतर ढंग से गोरखपुर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बेहतर संयोजन सभी विभागों से हुआ है। ट्रैफिक सिस्टम को और बेहतर किए जाने के कुछ सुझाव हमने दिए हैं। जैसे उर्दू बाजार के पास वहाँ पर अभी स्मार्ट सिटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिस्टम नहीं है। वहाँ मैन पावर बढ़ाए जाने के साथ एक ट्रांसफार्मर सड़क पर लगा है, उसको हटा करके अन्य स्थान पर लगा करके और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार करने के निर्देश दिए। देखिए, गोरखपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार इसकी समीक्षा करते रहते हैं और गोरखपुर में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लोक निर्माण मंत्री यानी कि जितिन प्रसाद ने भारतीय रोड कांग्रेस के 8वें अधिवेशन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ में हो रही इंडियन रोड कांग्रेस से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 50 लाख लोग जुड़े हैं। 2500 विशेषज्ञ डेलीगेट्स प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन गडकरी समेत कई मेहमान भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आज सड़क सुरक्षा का मामला प्राथमिकता पर है। भारतीय रोड कांग्रेस में रोड सेफ्टी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम में प्रदेश की लोक कला और संस्कृति के भी दर्शन होंगे और डेलीगेट्स को प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा भी कराई जाएगी। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, इन तमाम जगहों पर घुमाया जाएगा। तो पिछले जो अधिवेशन है वो कोड्स, जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं वो अडॉप्ट की जाएंगी। यहाँ पे जो चर्चा होगी और नए कोड्स जो प्रस्तावित होंगे
वो बनेंगे और आगे के लिए वो अडॉप्ट किए जाएंगे। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप समझिए टर्निंग पॉइंट होता है। और उत्तर प्रदेश उसका जो आज अधिवेशन को यहाँ हम लोग उसका कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बूस्ट होगा हम लोगों के सड़क निर्माण और सेतु निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे इंजीनियर्स को जो उत्तर प्रदेश में उनको एक्सपोजर मिलेगा, नई प्रणाली, नए लोग, नए विशेषज्ञ, नई टेक्नोलॉजी। जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको तो एक्सपोजर मिलेगा ही, स्टार्टअप्स जो नई चीजें हैं उसको प्रोत्साहन के लिए भी हमने फैसले लिए हैं। तो स्टार्टअप के लिए जो नया कुछ करना चाहता है, नवाचार है, जो नई टेक्नोलॉजी लाके, नई सोच लाके आता है, तो उसे अडॉप्ट किया जाएगा। तो उन लोगों को भी जो नए युवा लोग हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उनका प्रतिभा, उनकी टैलेंट, उनकी सोच इस दिशा में है, उनको आगे प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मुजफ्फरनगर में महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और छात्र अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के शहरी और वित्तीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग भी शामिल हुए। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरीके से महाराजा अग्रसेन ने समाज सुधारक के तौर पर काम किया, उनको समाज हमेशा याद रखेगा। प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो पर यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2014-2019 में लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी के पाले में गई थीं और आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में 500 सीटें बीजेपी के खाते में ही जाएंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी में एक चुनाव ठीक से नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वहां क्या हाल है आप सभी जानते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बीते दिनों नगर पंचायत चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने जो प्यार और विश्वास बीजेपी को जताया, उससे मानना पड़ेगा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी विकल्प दूर दूर तक नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत घृणित हत्याकांड हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसकी निंदा करता है और आप देखिए कि जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, तुरंत संज्ञान लिया। 24 घंटे के अंदर हत्यारे पकड़े जाते हैं। उसी दौरान एसआईटी का गठन होता है और उसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक में केस को चलाने की बात की जाती है। 25 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की जाती है और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से उस पीड़ित परिवार के साथ है। जहां तक इस प्रकार की घटनाएं, हम मानते हैं कि ये निंदनीय है, बहुत ज़्यादा स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आरोपियों को, चाहे वो किसी भी मजहब के होंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ हों, किसी के भी दल के साथ संबंधित रहे होंगे, जैसे आपने कहा, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो सरकार कड़ी से कड़ी सजा देने का दावा भी कर रही है और प्रेमचंद अग्रवाल भी ऐसा ही कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार वो गेस्ट कौन था, वीवीआईपी गेस्ट कौन था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव अंकिता पर बनाया जा रहा था। खबरों पर आगे बढ़ेंगे और बसपा सुप्रीमो मायावती का जिक्र करते हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए एक बार फिर से केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकारी कृपा दृष्टि के चलते भारत के उद्योगपतियों की निजी पूंजी में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होने से अब विश्व के धन्ना सेठों में उनकी गिनती है। लेकिन देश में करीबन 130 करोड़ गरीब और निम्न आय परिवारों के जीवन में थोड़ा भी सुधार न होना चिंता का विषय है और सरकार इस खाई को कैसे पाटेगी। मायावती ने आगे लिखा, भारतीय मूल्य के रुपए के मूल्य में लगातार गिरावट चुभने वाला संवेदनशील मुद्दा है। देश के विदेशी मुद्रा भंडारण में भी लगातार कमी की खबरें जब आती हैं तो विचलित करती हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने में यहाँ के उद्योगपतियों और धन्ना सेठों की भूमिका क्या है, देश जानने को इच्छुक है।
मुजफ्फरनगर में अग्रसेन जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी और आगामी 2024 के चुनाव में चेहरे बदलने का निर्णय पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पिछले 20 दिनों से केरल में ही हैं। राहुल गांधी केरल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। केरल में रहकर ही पार्टी का विस्तार कर पाएंगे तो उनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अग्रवाल समाज में जो सम्मानित पुरुष हैं उनको सम्मानित किया गया है और छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपना अच्छा कार्य किया है। महाराजा अग्रसेन की 5146वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय सुरेंद्र अग्रवाल जी के मैं निमंत्रण पर यहाँ पर आया था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मुजफ्फरनगर के जो अग्रवाल समाज है उसने बहुत अच्छी प्रगति की है और यहाँ पर बहुत अच्छा सेवा का कार्य भी किए जा रहे हैं और मैं प्रथम बार यहाँ पर मेरा आगमन हुआ है मुख्य अतिथि के रूप में। बड़ा अच्छा मुझे महसूस हो रहा है अपने लोगों के बीच में रहकर। ऐसा अच्छा इतना सुंदर भव्य हमारे जो समाज के अग्रज थे अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से लगाया गया। बच्चों ने भी बड़ा अच्छा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हुआ हूँ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ गोल्फ क्लब विवाद में हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने क्लब के पदाधिकारियों के दफ्तर को सील करने का आदेश दे दिया है। लखनऊ गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कैप्टन के दफ्तर को सील किया गया है ताकि पुराने दस्तावेज बदले ना जा सकें और रिकॉर्ड बदले ना जा सकें। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर गठित लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा और रिटायर्ड जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की कमेटी ने यह आदेश दिया और 18 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले की सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई तक लखनऊ गोल्फ क्लब के संचालन का काम 2 सदस्यीय कमेटी देखती रहेगी। लखनऊ के अटल इकाना स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले क्रिकेट मैच की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इकाना स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास आज से टिकट का मिलना भी शुरू हो गया है। ऑनलाइन के साथ साथ टिकट ऑफलाइन भी मिल सकेगा। लखनऊ के क्रिकेट प्रेमी टिकट लेने के लिए पहुंच भी रहे हैं। 1200 रुपए से लेकर के 22,000 रुपए तक का टिकट मिल रहा है। लखनऊ के अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में 6 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका और भारत के बीच होने वाले मैच की तैयारी शुरू हो चुकी है और टिकट काउंटर भी खुल चुके हैं। आज से टिकट भी मिलना शुरू हो चुका है। स्टेडियम में तैयारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि लाइट भी जला के देखी जा रही है क्योंकि ये डे नाइट मैच होगा, वनडे मैच है। निश्चित रूप से जिस तरीके से एक दूसरे बार जिस तरीके से यहाँ पर जो स्टेडियम के बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखी जा रही हैं और खासकर जो टिकट काउंटर हैं उस पर भी आप देख सकते हैं अभी हालांकि वो भीड़ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लखनऊ के प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी, वो भी लगातार आ रहे हैं और खासकर जो ऑनलाइन भी टिकट आप ले सकते हैं यहाँ पर आकर के, क्योंकि ये करीब 8 ये जो काउंटर 6 हैं उन पर ही टिकट मिल पा रहे हैं। कुछ क्रिकेट प्रेमियों से बात भी करेंगे कि आप टिकट लेने भाई साहब आप आए हैं ना? हाँ सर, टिकट लेने आया हूँ। लखनऊ में कोरोना काल के बाद एक पहली बार ऐसा मौका आ रहा जब सभी लोग यहाँ पर टिकट मैच के देख सकेंगे। किस तरीके से देखते हैं इसको? किस तरीके पहले कोरोना काल में मैच कैंसिल हो गया, टिकट रिटर्न हुई थी और इसके कारण इंडिया को हम मतलब सपोर्टर इंडिया को जिताना चाहते हैं और हमारी इंडिया जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद है। भाई साहब आप टिकट ले चुके हैं? जी, हम लोग टिकट किस तरीके से देखते हैं क्योंकि बहुत दिन बाद इस मौका मिल रहा है लखनऊ में? ये ऑनलाइन भी टिकट है और ऑफलाइन भी है, तो बहुत दिनों बाद ये मौका मिला है। हालांकि इंडिया की मेन टीम जो है वो हम बहुत बधाई देंगे, वो लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए और साथ ही में यहाँ पे भी जो टीम आ रही है हम बिल्कुल टीम इंडिया को चीयर करेंगे पूरा जोश के साथ। बस इतना ही कह सकते हैं। टिकट मिल गया मुझको और हम लोग आ रहे हैं 6 तारीख को देखने। धन्यवाद बहुत। कितने टिकट यहाँ पर मिल रहे हैं? यहाँ 1200 रुपए से स्टार्टिंग है, जो कि 1200 रुपए से स्टार्ट है, जो कि आपका 22,000 तक के है। और वो चीज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसको ऑनलाइन पे नहीं मिल पा रहा है वो आके टिकट काउंटर से देख सकते हैं।
यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई है, बहुत आराम से टिकटें मिल रही हैं, मतलब प्रबंधन वगैरह हमारे जो पुलिस वाले सर लोग हैं, सब लोग हर सबके निगरानी में ये काम हो रहा है, बहुत अच्छे से ये दिया जा रहा है, बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक चुनौती रहती है जब कभी मैच शुरू होता है, बहुत सारे सटोरिये जो सट्टेबाज होते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, उसको किस तरीके से बारे में तो हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन हमें मतलब इसको एक खेल की तरह से देखना चाहिए। अगर खेल आपका अच्छा है, जोश है, तो हम लोगों को स्टेडियम आके इसको चेयर करना चाहिए, ये सब गलत चीज़ों में नहीं जाके, और बल्कि अपने भारत को जितना ऊपर ले जाना चाहें उतना ले जा सकते हैं सब लोग। बिल्कुल सही बात है कि खेल को खेल के तरीके से देखना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार इकाना स्टेडियम में तैयारियां हो रही हैं, टिकट मिलना शुरू हो जा चुका है। हालांकि तमाम चुनौती लखनऊ पुलिस के भी सामने होगी, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था ऐसे में जब इकाना स्टेडियम में भरता है तो उसका असर शहर के अंदर भी हो जाता है। तो चुनौतियां हैं, लेकिन उसको चेस करना है लखनऊ पुलिस को, जिला प्रशासन को और स्टेडियम प्रशासन को भी इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं डोईवाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ किया। प्रदेश में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले वन्य जीव सप्ताह के तहत आज डोईवाला के लच्छीवाला नेचर पार्क में वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही वन्य हमलों से मरने वाले लोगों के परिजनों को राहत राशि के तौर पर चेक भी वितरित किया है। प्रदेश में राजकीय ड्यूटी के दौरान मरने वाले जवानों के परिजनों को 15 लाख की सहायता और वन्य जीवों के हमलों में मरने वाले मृतक के आश्रितों को मिलने वाली राहत राशि को 4 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जाता है। वन्य जीव सप्ताह में हम सब लोग एक इसके माध्यम से सभी को जागरूक करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, सभी लोग जो वन्य जीव संरक्षण है उसके महत्व को समझें, इसके चक्र को समझें। इसको लेकर वाद विवाद की प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं हैं, खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं, अनेक ऐसे प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे कि बच्चों में जहां प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए उनके अंदर जागरण होगा, उनको जागृति आएगी। जो वन्य जीव सप्ताह हर साल जो मनाया जाता है, जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होता है, और ये प्रक्रिया 1952 से लगातार जारी है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जनमानस में हम वन्य जीव के प्रति, फ्लोरा फौना के प्रति और एक भावना उत्पन्न कर सके कि उनका कैसे संरक्षण किया जा सके, और उसके साथ साथ हम कैसे को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं प्रकृति के साथ, और विकास की भी जो अवधारणा है, सतत विकास की, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इन सब को लेके ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इस लिहाज से तो वन्य जीव सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी तो संस्कृति ही वनों पे और वन्य जीवों पर निर्भर करती है। और जिस तरह से हमारे राज्य के लोगों का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा उनका सहयोग भी है, और आज कई मामलों में हम जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह आप जाएंगे तो घनत्व के हिसाब से आज सर्वाधिक हमारे पास टाइगर्स हैं कॉर्बेट में। और दूसरा, ये हमारे टूरिज्म की बैकबोन है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे हुए हैं। बागेश्वर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने लोकल फॉर वोकल के तहत संचालित सरस गैलरी उत्सव में शिरकत करी। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से स्थानीय उत्पादों के उद्योग लगाने और स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ने की मुहिम छेड़ी है, इसके तहत बागेश्वर में पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शनी के माध्यम से लोकल फॉर वोकल किया जा रहा है। प्रदेश सरकार में खादी उद्योग, ग्राम उद्योग का मंत्रालय मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि स्थानीय बुनकरों को हम सेवा का लाभ दें, उत्पादन बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खादी ही देश है, खादी ही फैशन है। लोकल फॉर वोकल यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आज सरस मार्केट में महिला समूह द्वारा जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है, इसके लिए मैं अपने विकास विभाग को और महिला उद्यमियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है
कि हम स्थानीय उत्पादनों के आधार पर उद्योग लगाएं और लोगों में रोजगार सृजन करें और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जोड़ने का काम करें, जो आज यहाँ पर आपको इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपने यहाँ पर देखा होगा। हरिद्वार पंचायत चुनाव के बाद खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर जुबानी हमला बोला। यशपाल आर्य ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाकर हॉर्स ट्रेडिंग और जोड़ तोड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे हुए नेता लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। वहीं राज्य में कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना था कि राज्य में अब कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रही। देखिए, हरिद्वार के पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा रहा है खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग, उनका सगल रहा है और आज भी वह हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर जोड़ तोड़ से लेकर खरीद फरोख्त से लेकर तमाम तरह के हथकंडे चुनाव में काबिज होने के लिए करने जा रहे हैं। ये सर्वविदित है और निश्चित रूप से प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है। लेकिन सत्ता में आसीन सरकार में बैठे हुए नेता उस लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं और जन भावना का अनादर कर रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।